डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट उसका अपोजिट है, इसे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझा अच्छे से तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस जस्ट फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। अपस्फीति भी इसको कहते हैं। अपस्फीति यानी कि कीमतों में निरंतर गिरावट। जैसे इन्फ्लेशन में निरंतर बढ़ती जाती है कीमतें, यहाँ पे निरंतर घटती जाती हैं कीमतें। इसके अंदर क्या होता है, मांग में गिरावट आती है, कीमतों में गिरावट आती है, मांग में गिरावट आती है, निवेश में गिरावट आती है और बेरोज़गारी होती है। तो बेरोज़गारी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि क्या है, जब मांग में गिरावट आएगी तो उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। तो डिफ्लेशन के अंदर जस्ट इन्फ्लेशन के अंदर आपको बताया उसका उल्टा हो रहा होता है। और जो उपभोक्ता है वो भी ख़रीदारी कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाद में हम सस्ती और हो जाएगी तो और ख़रीद लेंगे। मांग में कमी आ जाती है, निवेश में गिरावट आती है। अब बेरोज़गारी ऑफिशियली बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ना एक सबसे बड़ा इसका मुख्य प्रभाव होता है, जिसके अंदर क्या है, कीमतें गिरती जाती हैं तो मांग में कमी आती है, कीमतें गिरती हैं तो उत्पादन कम होता है। अब जो उत्पादन कम हो रहा है, कीमतें गिर रही हैं, मांग ही नहीं है, तो बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, क्योंकि काम किस लिए होता है, उत्पादन के लिए तो होता है। जो उत्पादन ही नहीं तो काम किस लिए देंगे। इसलिए और जब एक बार बेरोज़गारी आ जाती है तो और कीमतें गिरती हैं, क्योंकि मांग में और कमी आ जाती है, क्योंकि मज़दूरों के पास अब पैसा नहीं रहता, जैसे कि कॉस्ट पुश में आपको बताया था। इसीलिए कॉलबॉर्न कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द हॉलमार्क ऑफ डिफ्लेशन, यानी कि विशेष मतलब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही मान लीजिए कि अगर महंगाई का उल्टा होगा, यानी कि अस्फीति होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। फॉलिंग एक्टिविटी होगी, लो डिमांड होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि इसके अंदर कीमतें गिरती हैं तो बेरोज़गारी अवश्य आती है। इसके और प्रभाव देखते हैं। उत्पादन में कमी आती है, प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्ट होता है, लो डिमांड रहती है, बहुत सारी ग्लट ऑफ कमोडिटीज़ हो जाती है, यानी कि बहुत सारा सामान पड़ा रहता है जो बिक नहीं रहा होता है, और फिर जब बिक नहीं रहा होता है तो और सस्ता बेचना पड़ता है। उत्पादन तो नया नहीं होता है, लेकिन पुराना जो उत्पादन है वो पड़ा रह जाता है। इससे क्या है, लाभ में भी कमी आती है और जो छोटी फर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इसके अंदर। और हम जनरली इकनॉमी में देखते हैं कि जो छोटी फर्म्स होती हैं वही सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करती हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं छोटी छोटी फर्म्स में काम कर रहे होते हैं, और जब उनका काम बंद करता है तो एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गार हो जाता है। जो गरीब वर्ग है, जो जिसका ज़्यादातर पैसा कंजप्शन पे ही, डिमांड पे ही खर्च होता है, वो बेरोज़गार हो जाता है। जब वो बेरोज़गार हो जाता है तो फिर से मांग में कमी आ जाती है। तो जैसे कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इफ़ेक्ट कर रही थी महंगाई को ऊपर बढ़ाने पे, वापस वही हो रहा है। मांग गिर रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो फिर वो उनके पास फिर पैसा नहीं है, तो आगे वो और खर्चा नहीं कर पा रहे, तो उल्टा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने आपको एक इन्फ्लेशन का PDF भेजा था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ को फ़ायदा होता है महंगाई बढ़ने से, कुछ को नुकसान होता है। ठीक वैसे ही अब डिफ्लेशन से, अपस्फीति से भी कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। लूज़र्स कौन होंगे? वो डेप्टर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे। फ़ायदा किसको होगा? जिसने पैसा लोन पे दे रखा है। अब जब वापस पैसा आएगा, क्योंकि वैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, सस्ता हो गया सामान, तो वो अच्छे से खरीदेगा। उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है कि मतलब महंगाई कम होती है तो हमको फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो फिक्स्ड इनकम है उसको डिफ्लेशन में फ़ायदा होता है हमेशा। मध्यम वर्ग को फ़ायदा होता है, गरीबों को थोड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि महंगाई का प्रेशर वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो डिफ्लेशन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर भी है, उसका हिस्सा है इन्फ्लेशन का। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम इन्फ्लेशन वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेन चीज़ आपको देखनी है कि जब डिफ्लेशन आता है तो मंदी की तरफ लेके जाता है। इसके अंदर बेरोज़गारी होती है, उत्पादन में कमी होती है, मांग में कमी होती है, निवेश में कमी होती है, यानी कि एक तरह से आपके अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लग जाती है, सब कुछ ढलान पे चला जाता है और मंदी आ जाती है। तो डिफ्लेशन वैसे ये नहीं कह सकते कि बुरा है कम्प्लीटली, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बढ़ने लग जाता है तो रुकता नहीं है। सो अगर इसके बारे में कुछ और आपको मेरे को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में इसको समझा दूँगा।